आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत का इतिहास के चैप्टर फर्स्ट 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आप पहले दो पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें हम जनता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 18वीं सदी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांगें, अफसरों के अत्याचार, सामंतों, लगान के ठेकेदारों और जमींदारों की धन लिप्तता और लूट खसोट, प्रतिदिन सेनाओं के आक्रमण और प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत दुशासियों की लूट पाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित और दरिद्र किसान थे जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन मिला जुला कर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई और जड़वत थी। सदियों से उत्पादन की तकनीकी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल पाते थे। यद्यपि उसके उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना परितोषक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरदारों और लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाने की कोशिश की। यह बात जिस हद तक मुगल साम्राज्य के लिए सही थी, उसी हद तक मराठा या सिख सरदारों या मुगल साम्राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी सच थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होते थे। भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवाइयाँ और शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन, इंडोनेशियाई द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत, दवाई, यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियां भी निर्यात करता था। चूंकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। विदेश व्यापार को चांदी
और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के कुंड के नाम से जाना जाता था। 18वीं सदी में गैर उपनिवेशवादी दौर में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इसलिए विषय पर मुख्य दृष्टिकोण इस प्रकार है। 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने के कारण देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दरवाजों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जा रहे थे। यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं, स्वायत्त प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों में आने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापारियों पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का ही व्यापार होता था। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा। दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि राजनीतिक परिवर्तनों तथा आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को प्रायः बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। विदेशी व्यापार पर इसका असर भी जटिल और अलग अलग तरह का था। जहां समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्हीं ने शहरी उद्योगों पर भी भारी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्ध शहरों, उन्नत उद्योगों के केंद्र को लूट लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा। आगरा को जाट ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की ज़रूरतों को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने के कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के क्रियाकलापों के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उन्नति की। बहरहाल नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियों, खनिज तथा हथियारों, धातु के बर्तनों जैसे धातु के उत्पादनों और सोरा और तेल का बड़ा पैमाने पर उत्पादक था। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भड़ोच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकाकोल और विशाखापट्टनम, कर्नाटक में बेंगलोर तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई।
कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा। जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बनाई गई जहाज खरीदे। असल में 18वीं सदी के आरंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। एक बार फिर इस मुद्दे पर इतिहासकार एक मत नहीं हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, या भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि तथा दस्तकारी का उत्पादन फलता फूलता रहा और दूसरे हिस्से में यह अस्त व्यस्त हो गया तथा आम तौर पर इसमें गिरावट आई। लेकिन कुल मिलाकर विचार किए जाएं तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। मगर सवाल यह नहीं है कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई और कहीं थोड़ी अवनति, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गुंजाइश थी तथा आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता थी, परंतु 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट या उल्लास नजर नहीं आता है। इसके विपरीत निश्चित रूप से हास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही यह भी सच है कि दस्तकारी और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालात ज़्यादा खराब थी। अब हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी, वह परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र तक सीमित थी। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। उच्च शिक्षा के केंद्र पूरे देश में फैले हुए थे और आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी और मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव के पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में स्थित मकतबों में मौलवी करते थे। युवा छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, तथापि अन्य जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औरत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। इतना ही नहीं, 1813 में वारेन हेस्टिंग ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने, लिखने और अंकगणित में अधिक प्रभावशाली थे।
यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से अपर्याप्त था, तथापि वह उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को बिरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थीं, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को पढ़ेंगे। 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की विशेष जड़ता और भूतकाल पर निर्भरता थी। कई शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना ही नहीं, उच्च वर्गों, जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे, की सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अनेक दृष्टियों से निम्न वर्गों की जिंदगी और संस्कृति से भिन्न थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन का मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने हर तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतरजातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग अन्य जातियों के लोगों का छुआ खाना नहीं खाते थे। बहुधा जातियां ही पेशे इसको निर्धारित करती थी। यद्यपि काफ़ी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे। मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे। कुछ के पास जमींदारी भी थी। इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इसी तरह देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफ़ी अस्थिर बन गई थी। जाति परिषदें, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा तत्व थी। उसने बहुधा एक ही गांव या इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अत्यंत छोटे समूहों में बांट रखा था। बेशक उच्च ओहदे या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में होलकर परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी कोई पूरी की पूरी जाति अपने को जाति क्रम में ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी। मुसलमान भी जाति, नस्ल और कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। हालांकि उनके धर्म में सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते रहते थे। ईरानी, अफगानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जात को नए धर्म में भी ले गए। वह उसकी विशिष्टताओं को व्यवहार में रखते थे। यद्यपि वह ऐसा
पहले की अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले और फौजी अफसर शामिल थे, अजलाफ या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते थे। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था प्रतिसत्तात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था और संपत्ति में दाएं भाग सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था। परंतु केरल में परिवार मात्र प्रधान था। केरल के बाहर औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। उनसे आशा की जाती थी कि वे माताओं और पत्नियों की भी भूमिका निभाएं। इन रूपों में उनको काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को बिरले तंग किया जाता था। उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक FJ दुबाचे ने टिप्पणी की, एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे अकर्मण्य आवारा लोगों की ढीठ निगाहों और दिलगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज्ज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हुए। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना था, मगर कृषक औरतें आमतौर से खेतों में काम करती थीं और गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाकर काम करती थीं। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था। दक्षिण भारत में उसका प्रचलन नहीं था। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक पत्नी ही रखते थे। दूसरी ओर एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया था। सती प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां थीं, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। यह कुप्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल, उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। मराठों ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों, बड़े जमींदारों और उच्च वर्ग में प्रचलित थी। उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर पर दयनीय होती थी। उसके कपड़े, भोजन
आने जाने आदि पर सब प्रकार के प्रतिबंध होते थे। आमतौर से आशा की जाती थी कि वह सांसारिक सुखों को त्याग देगी और अपने पति या भाई के परिवार के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करेगी। वह अपने ससुराल या मायके में ही रह सकती थी। भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। बेशक पिछली सदियों में सांस्कृतिक निरंतरता कायम रखी गई, मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा सरदार वहन करते थे, मगर उनकी आर्थिक हालत खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में चमके। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। कांगड़ा और राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीकी की निपुणता नगर वास्तुकलात्मक रुचि में अपकर्ष को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण हैं। 18वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह अलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवाद और परंपरागत हो गई। उसकी निराशावादिता ने हताशा और दोषान्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षकों, सामंती, अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। यद्यपि उर्दू कविता की भी काफ़ी कमजोरियां थी जो अन्य भारतीय भाषाओं के समसामयिक साहित्य की थी, पर उसने मीर, सौदा नजीर और 19वीं सदी के महान प्रतिभा मिर्जा गालिब जैसे प्रमुख कवियों को पैदा किया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नाम्बियार इसी समय हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथाकली साहित्य, नाटक, नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वास्तुकला और भित्ति चित्रों वाला पद्मनाभ राजप्रसाद भी 18वीं सदी में ही बनाया गया। तयू मानवर 1706 से 1744 तक तमिल में सितर काव्य का एक उत्कृष्ट परिवर्तक था। अन्य सितर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में साहित्य अहम
यानी आहोम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। गुजरात के एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की। सिंधी साहित्य के लिए 18वीं सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। सचल और सामिन इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। पूरी 18वीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा। पिछले 200 वर्षों से पश्चिमी यूरोप में एक वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी, जिससे आविष्कारों और अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे पाश्चात्य मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था और यूरोपीय दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण तथा यूरोपीय संस्थानों में क्रांति लाता जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय, जिन्होंने पुराने जमाने में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कई शताब्दियों से विज्ञान की उपेक्षा करते आ रहे थे। भारतीय मस्तिष्क अब भी परंपरा से बंधा था। सामंत और आम जनता दोनों काफ़ी अंधविश्वासी थे। भारतीय करीब करीब पूरी तरह पश्चिम में प्राप्त वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ थे। यूरोप की चुनौती का जवाब देने में वे असफल थे। 18वीं सदी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण की तकनीकों को छोड़कर किसी भी पश्चिमी चीज में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। टीपू सुल्तान को छोड़कर वे सभी मुगलों और 16वीं 17वीं सदी के दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त विचारात्मक उपकरणों से संतुष्ट थे। इनमें कोई शक नहीं थी कि थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल भी थी, क्योंकि किसी भी जमाने में सारी जनता और उसकी संस्कृति पूरी तरह स्थिर और जड़ नहीं रहती। औद्योगिक में थोड़ा बहुत परिवर्तन और विकास तो हो रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत मंद और क्षेत्र काफ़ी सीमित थे। इसीलिए पश्चिमी यूरोप में होने वाले विकास की तुलना में कुल मिलाकर ये नगण्य थे। विज्ञान के क्षेत्र में यह कमजोरी उस समय के अत्यंत विकसित देश द्वारा भारत को पूरी तरह गुलाम बनाए जाने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेदार थी। सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष, आर्थिक पतन, सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला। खासकर सामंत अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत पतित हो गए। निष्ठा, कृतज्ञता और वचनबद्धता के सद्गुण स्वार्थपरता की प्रमुखता होने के कारण खत्म हो गए। अनेक सामंत अमानवोचित दुर्गुणों और अत्यधिक विलास के शिकार हो गए। उनमें से अनेक ने अपने ओहदों का फायदा उठाकर घूस ली। आश्चर्य की बात यह है कि आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई थी। जनता में ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी। उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकलम ने 1821 में टिप्पणी की थी, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो, जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में
पाई जाती है। खासकर उसने चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। इसी प्रकार कॉर्नफर्ड नामक एक अन्य यूरोपीय लेखक ने लिखा, नैतिकता के उनके नियम उदार हैं। सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है, बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कभी भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में। हिंदुओं और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयाँ और अनेक गठजोड़ बिरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थी। दूसरे शब्दों में उनकी राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। असल में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहिष्णुता थी। छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे और देश में सहिष्णुता, यहाँ तक कि मेल जोल की भावना व्याप्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांवों और शहरों की आम जनता के लिए सही था, जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेते थे। हिंदू और मुसलमान गैर धार्मिक क्षेत्रों जैसे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे। एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीके तथा दृष्टिकोण का विकास बेरोक-टोक जारी रहा। हिंदू लेखकों ने बहुधा फारसी में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी और बंगला और अन्य देसी भाषाओं में लिखा। मुसलमान लेखकों की विषय वस्तु बहुधा हिंदू सामाजिक जीवन और धर्म जैसे राधा कृष्ण, सीता राम और नल दमयंती होती थी। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछली कुछ शताब्दियों से जो पारस्परिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी, वह बढ़ती रही। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान भी हिंदू देवी देवताओं और संतों की प्रति समान श्रद्धा रखते थे। मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लिया। हिंदू अधिकारी तथा जमींदार दूसरे मुस्लिम त्योहारों में आगे रहते थे। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि टीपू श्रृंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करता था। यह उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राजा राम मोहन राय हिंदू और इस्लामी दार्शनिक एक धार्मिक सिद्धांतों के समान रूप में प्रभावित थे। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं था। हिंदू और मुसलमान उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे, उतने हिंदू उच्च वर्ग और निम्न वर्ग तथा मुस्लिम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। एक क्षेत्र के लोग के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितना सांस्कृतिक एकता थी, उतनी
अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहरी लोगों से अलग था। तो यहाँ पर आपका ये पहला चैप्टर जो था वो समाप्त हो चुका है। अब हम अगली चैप्टर को यानी चैप्टर 2 भारत में यूरोपियों का आगमन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।